सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। ठीक है, साइंस में अपने चल रहे थे घनत्व क्या होता है, आगे देखो। घनत्व यानी डेंसिटी क्या होगी, तो मैं इसका बोल सकता हूं कि द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, डेंसिटी, द्रव्यमान क्या हो गया मास, आयतन क्या हो गया वॉल्यूम। ये होता है इसका घनत्व का फॉर्मूला। अब बात आती है कि अगर मैं इसको SI यूनिट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। देखो आपको पता है कि द्रव्यमान किस में मापते हैं, केजी में मास। ठीक है, आयतन का आपको बताया था किसका होगा, आयतन मतलब क्या हो गया क्यूब हो गई, और किसकी क्यूब हो गई मीटर क्यूब। तो अगर आपको पूछ ले कि घनत्व का SI यूनिट क्या होती है, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर की क्यूब -3 में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या देखेंगे अपने, एक नई चीज आती है जिसका नाम है आपेक्षिक घनत्व। क्या आता है, आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या चीज होती है, इसको समझने के लिए देखो, एक होता है वस्तु का क्या आयतन या वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बट्टे मैं बोल सकता हूं कि 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा पानी का घनत्व, पर पानी का घनत्व। ठीक है, आपको पूछ ले कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, या फिर ये बोल सकते हो कि किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या चीज है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक अनुपात है और कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। और जो अनुपात है यानी कोई राशि नहीं है, तो इसका मात्रक भी कुछ नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं क्या, यह एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर आपको पूछ ले आपेक्षिक घनत्व का अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात इसका कोई मात्रक नहीं होता ना, ये एक अनुपात दे रखा है। और दूसरी बात आती है कि इसको मापते किसके द्वारा है, इसको हाइड्रोमीटर, याद रखना हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मापा जाता है, इसको हाइड्रोमीटर के द्वारा। तीसरी चीज आती है कि सामान्य जल है या समुद्री जल है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा आपेक्षिक घनत्व किसका होगा, तो आप लिख लो जो सामान्य जल होता है उसका क्या है, समुद्री जल के मुकाबले कम होता है, कंपेयर में कम होता है। सामान्य जल का आपेक्षिक घनत्व समुद्री जल की तुलना में कम होता है, की तुलना में कम होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है
तो आप बोलोगे कि समुद्र, इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो इससे फर्क यह पड़ता है कि आपने देखा होगा, एक तो क्या होता है, सामान्य जल होता है, एक समुद्री जल होता है। तो समुद्री जल में क्या होता है, तैरना आसान होता है। किस कारण होता है? क्योंकि इसका अपेक्षिक जो घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए समुद्र में तैरना, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। ठीक है। अब आगे बात आती है इसके अलावा कि बर्फ पानी में तैरती है। आपने देखा होगा कि अगर आप बर्फ को पानी में डालोगे तो बर्फ क्या होगी, पानी में तैरेगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कितना भाग होता है जो पानी के ऊपर रहता है, तो याद रखना आयतन का 1/10 भाग बर्फ का क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ठीक है। बर्फ पानी में तैरेगी तो कितना भाग ऊपर रहेगा, 1/10 भाग। अब एक चीज आती है कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापते हैं? तो याद रखना कि दूध की जो शुद्धता है ना, वो दुग्ध मापी नाम का होता है, उसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है। दूध की शुद्धता दुग्ध मापी द्वारा मापी जाती है, यानी इसको बोलते हैं लेक्टोमीटर। ठीक है। इतने पॉइंट है किसके लिए है, आपेक्षिक घनत्व, जो आपको याद रखना है। ठीक है। पहली चीज तो इसका अनुपात क्या होता है, तो क्या होता है इसका अनुपात है, वस्तु का घनत्व है बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होगा मात्रक? क्योंकि ये क्या है, एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। उसके बाद में होता है, इसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तीसरी चीज है कि सामान्य जल और समुद्री जल की का कंपेयर करें तो आपेक्षिक घनत्व किसका ज्यादा होता है, समुद्री जल का होता है। समुद्री जल का आपेक्षिक घनत्व ज्यादा होने के कारण क्या है कि हम समुद्र में क्या आसानी से तैर सकते हैं। फिर बात आती है कि बर्फ को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो उसके आयतन का 1/10 भाग होगा जो पानी के ऊपर रहेगा। उसके बाद बात आती है कि दूध को किसके द्वारा मापते हैं, दूध की शुद्धता मापने के लिए ना, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापते हैं, दुग्ध मापी यानी लेक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। आगे देखो, आगे आता है मित के अंदर। मित के अंदर क्या होगा, देखो हेडिंग डाल देना, मित के अंदर। इसको बोलते हैं मेटा सेंटर। क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर। नाम से पता चल रहा है मित के अंदर क्या होता है। केंद्र हमने देखा है कि कोई भी सर्किल होगा या किसी का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मित केंद्र बोलते हैं। नहीं सॉरी, उसको केंद्र बोलते हैं। बात आती है मित क्या होता है। ठीक है। तो तैरती भी कोई वस्तु होगी, हमने देखा जैसे बर्फ का ही उदाहरण ले लो जो पानी में तैरती है। ठीक है। तैरती हुई वस्तु के द्वारा स्थापित द्रव्य के गुरुत्व के अंदर, यानी जो कोई ऊपर द्रव्य होगा वो जो तैर रहा है उसका एक गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है। गुरुत्व केंद्र को क्या बोलते हैं, हमें उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। ठीक है।
उत्प्लावन केंद्र के अंदर क्या होता है कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जैसे भी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, वस्तु के गुरुत्व केंद्र का मित केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिखो। तैरती हुई वस्तु के द्वारा विस्थापित गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन केंद्र के अंदर, उत्प्लावन केंद्र के अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा पर एक गुरुत्व केंद्र कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मित केंद्र बोलते हैं, जिसे मित केंद्र या मेटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना, क्या हो गया? मित केंद्र हो गया। अब आगे चीज आती है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई वस्तु तैर रही है। हमने बोल दिया मित केंद्र होता क्या? जो तैरने वाली वस्तु है। लेकिन तैरने वाली वस्तु के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती है। जो देखो, पहली शर्त है कि जो मित केंद्र होता है वो गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। पहली शर्त में क्या है? मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसकी दूसरी शर्त क्या हो जाएगी कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र वस्तु द्वारा हटाए गए गुरुत्व केंद्र के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? दूसरा शर्त देखो इसके, वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा वस्तु द्वारा हटाए गए वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्व केंद्र, या बोल सकते हैं उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, रेखा में होने चाहिए। ये हो गया इसकी दूसरी शर्त है। ठीक है, आगे देखो इसके लिए। अब एक चीज आता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या चीज होता है? देखो, हेडिंग डाल लेना, पृष्ठ तनाव। इसमें दो बल आएंगे, एक तो आएगा सहसंजक बल और एक आएगा आयसंजक बल। दोनों क्या चीज होते हैं, दोनों के बारे में देखते हैं। एक तो आता है सहसंजक बल। नाम से आपको क्या दिख रहा है ये कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, सहसंजक का मतलब, सह का मतलब क्या होता है? समान,
यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? सहसंजक बल बोलते हैं। लैंग्वेज में लिख लेना, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? सहसंजक बल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या होगा कि एक होता है ठोस और एक होता है गैस। अब पूछ ले कि ठोसों में ज्यादा होता है सहसंजक बल या गैसों में होता है, तो आप लिख लेना ठोसों में सहसंजक बल का मान ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि ऐसा मानते हैं कि गैसों में सहसंजक बल का मान नगण्य मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर और क्या होगा? अब एक चीज आपको पता होगा, आपने ठोस कोई चीज देखी होगी या गैस देखी होगी, तो गैसों का कोई आकार होता है क्या? अगर मैं बोलूं हीलियम है, लिथियम है, इनका कैसा आकार होगा? तो इनका आकार नहीं होता। लेकिन ठोसों में क्या होता है? इनका एक निश्चित आकार होता है। किस कारण होता है? क्योंकि सहसंजक बल का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मान सकते हैं कि ठोसों में एक निश्चित आकार होता है। अब दूसरी चीज आती है आसंजक बल। ए का मतलब क्या होता है? किसी भी हिंदी में देख लो, जैसे किसी के आगे एल लग गया, मतलब क्या हो गया? वो उससे भिन्न हो गया। तो इसमें तो क्या था? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य क्या लगता था? आकर्षण बल। इसमें क्या होगा? भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि आसंजक बल के कारण अगर आपने देखा होगा कोई दो वस्तु है, उनको हम चिपका देते हैं, वो चिपक जाती है। किसके कारण? जैसे ये मान लो कि अगर मैं इस ब्लैक बोल्ट को किस पर चिपकाना चाहूं? दीवार पर, तो क्या किसके कारण चिपकता है? वो आसंजक बल के कारण। इस बल के कारण ही दो वस्तुएं आपस में चिपकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पृष्ठ तनाव हो गया। पृष्ठ तनाव में क्या हो गया? एक तो हो गया सहसंजक बल और एक क्या हो गया? असंजक बल। सहसंजक क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है, सह यानी समान अणुओं के मध्य लगने वाले, समान वस्तुओं के अणुओं के मध्य लगने वाले क्या हो जाएगा? आकर्षण बल को सहसंजक बल। और असंजक बल कौन सा हो जाएगा? जो दो भिन्न वस्तुओं के अणुओं के मध्य लगने वाले क्या हो जाएगा? आकर्षण बल को बोलते हैं।
आपको पूछे कि ठोसों में या गैसों में सहसंजक बल ज़्यादा किस में होता है, ठोसों में होता है, ठीक है। और उसका कारण क्या हो जाएगा कि उसमें एक क्या हो जाएगा, निश्चित आकार हो जाएगा। और आसंजक बल के कारण हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को चिपका सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो पृष्ठ तनाव क्या होता है। अभी तो क्या था, पृष्ठ तनाव के अंदर हमने पढ़ा था दो बल, कौन कौन से, सहसंजक बल और आसंजक बल। अब होता है कि पृष्ठ तनाव होता क्या है रियल में, वो चीज देखो। द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ पर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्षमता होती है ठीक है। कि कोई भी द्रव्य होगा जो उसका जो स्वतंत्र पार्ट होगा ना, फ्री जो पार्ट होगा, उसमें क्या होगा कि कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, उसका जो पृष्ठ होगा ना वो सदैव तनाव में रहता है जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इससे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। आई बात समझ में। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव को हम डिनोट करते हैं टी से, एफ बटे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एफ क्या होता है, एल क्या होता है। एफ हो गया फोर्स यानी बल, ठीक है। एल क्या होगी आपकी लेंथ यानी लंबाई, ठीक है। इसके बाद आगे पॉइंट आता है कि ये चीज होती क्या है, या इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक देखो, न्यूटन का क्या होता है एसआई मात्रक, आपने देखा था न्यूटन, सॉरी बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। लंबाई का हमने किस में मापा था, मीटर में, ये लो मीटर। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मीटर को ऊपर ले जाके न्यूटन मीटर की पावर -1। तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव में होता क्या चीज है वह देखो। अब चीज आती है कि अगर मैं द्रव्य का ताप बढ़ाऊं, उसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो पृष्ठ तनाव कम होगा या ज्यादा होगा। अगर मैं द्रव्य का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हम देखेंगे कि जो वो वस्तु है ना वो क्या हो जाएगी, पिघलने लग जाएगी ना, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द्रव्य का तापमान बढ़ाने पर, वस्तु का द्रव्य का तापमान बढ़ाने पर वस्तु का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एक ऐसा तापमान आएगा, इतने टेम्परेचर पर बढ़ाएंगे कि वहां जाके जो इसका पृष्ठ तनाव है वो शून्य हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं। यानी एक निश्चित
तापमान पर जाकर पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है और इसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि क्रांतिक ताप क्या होता है। एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर जहां पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, या बोल सकते हैं कि शून्य हो जाता है। ठीक है, एक देखो द्रव्य के पृष्ठ के तनाव में, द्रव्य के पृष्ठ तनाव में क्या करते हैं हम, वृद्धि करते हैं ना। पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने पर होता क्या है कि हम जैसे ही द्रव्य का कोई पृष्ठ होगा उसके क्षेत्रफल में अगर एकांक वृद्धि करेंगे तो उस पर किया गया कार्य, एकांक वृद्धि करने पर उस पर किया गया कार्य, उस पर किया गया कार्य द्रव्य के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, द्रव्य के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके दो नियम थे। और पृष्ठ तनाव का अगर आपको पूछ ले कि एक SI यूनिट और क्या होती है इसके अनुसार, तो आप बोल सकते हो क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर, या मैं इसको बोल सकता हूं जूल मीटर की पावर -2। ठीक है, आगे देखो अब नया, अब आता है कैसिका नली होती है, एक कैसिका नली बोल दो चाहे, क्या होती है ये देखो, क्या हेडिंग डालोगे, कैसिका नली। कैसिकत्व, ठीक है, हेडिंग डाल लेना। इसमें भी आप हेडिंग डालो क्या, केस नली। केस नली क्या होती है, केस नली देखो, केस नली क्या होती है, एक खोखली नली होती है। ठीक है, एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होगी उसको क्या बोलते हैं, केस नली बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग में डाल, इसको लिख लेना, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, केस नली, एक ऐसी नली, एक ऐसी नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है तथा एक समान होती है, एक समान होती है, उसे हम केस नली कहते हैं। आपने देखा होगा एक खोखली नली होगी, जैसे ये मान लो आप, ठीक है, खोखली नली है जिसकी क्या होगी, त्रिज्या बहुत कम होगी, ये R होगी इसकी, यहां से देख लो ये क्या हो जाएगी, इसकी R हो जाएगी यहां से। ठीक है, इतना पार्ट R वाला, इतना R वाला। ठीक है,
और इसकी त्रिज्या सब जगह होगी क्या, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, केस नली बोलते हैं। आगे देखो इसमें क्या लिखना है। अब ठीक है, हमने क्या किया कि केस नली क्या होती है उसके बारे में सीख लिया। अब बात आता है कि केसिक तो क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई द्रव्य डालेंगे। ठीक है, तो ये जो द्रव्य होगा ये क्या करेगा, ये ऊपर भी चढ़ेगा नीचे भी जाएगा। जैसे यहां तक भर गया ये पूरा, उसके बाद क्या ये ऊपर चढ़ने लगेगा। तो इस ऊपर नीचे चढ़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं, केशिकता बोलते हैं ना। तो क्या लिखोगे, केस नली में द्रव्य का ऊपर या नीचे चढ़ना क्या कहलाता है, केशिकता कहलाता है। ठीक है, और आगे देखो, तो हमने क्या बोल दिया कि केस नली में द्रव्य का उतार या चढ़ाव क्या कहलाता है, केशिकता कहलाता है। लेकिन बात ये आती है कि इस केस नली में जो द्रव्य है वो कहाँ तक ऊपर चढ़ेगा या कहाँ तक नीचे गिरेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये जो केस नली है ना उसकी साइज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, केस नली में द्रव्य कितना ऊपर चढ़ता है या उतरता है, यह केस नली के आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। अब एक चीज बताओ, अगर इस केस नली की साइज पतली हो, संकीर्ण हो, या बोल सकते हैं पतली हो, तो द्रव्य का उतार चढ़ाव ज्यादा होगा या कम होगा। दूसरी चीज होती है, अगर केस नली चौड़ी हो, वाइड हो, तो इन दोनों के अंदर अगर मैं पूछूं कि द्रव्य का उतार चढ़ाव किसके अंदर ज्यादा होता है, तो किसके अंदर ज्यादा होगा, संकीर्ण होगी जो पतली होगी। ठीक है, तो आगे लिख लेना, संकीर्ण नली में द्रव्य का उतार चढ़ाव ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि चौड़ी नली में द्रव्य का उतार चढ़ाव संकीर्ण नली की तुलना में कम होता है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, जो जितनी पतली होगी वो क्या होगा, उसका मान उतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ाव होगा, और जो जितनी वाइड होगी, चौड़ी होगी, उसका क्या होगा, उतार चढ़ाव उतना ही कम होगा। ठीक है, ये चीज आगे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। केशिकता के उदाहरण देखो। इसमें पहला उदाहरण आता है, आपने ब्लोटिंग
पेपर का नाम सुना होगा, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होती है, पेन की जो स्याही होती है ना, वो स्याही वाला पेन आती है, उसकी स्याही क्या गिर जाती है, तो उसको सोखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्लॉटिंग पेपर का यूज करते हैं। लेकिन ये किस प्रकार उसको सोख लेता है? तो उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। वो जो छेद होंगे, छिद्र होंगे, वो क्या होगा? स्याही को सोख लेते हैं। तो इसमें लिखो, पेन की स्याही को सुखाने के लिए इस पेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इस पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो स्याही को क्या करते हैं? सोख लेते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पुराने टाइम में क्या होता था? लालटेन यूज करते थे या लैंप बोलते हैं। उसमें क्या करते थे? लालटेन में एक क्या होती है? रुई की होती है, ठीक है ना, बत्ती बोलते हैं जिसको। अगर हम उसमें तेल डालेंगे तो आप देखते हो थोड़े टाइम बाद क्या होता है? वो तेल ऊपर चढ़ने लगता है। जो वो बत्ती होगी ना, उसकी क्या एकदम ऊपर तक क्या चला जाता है? तेल। वो भी किसके कारण होता है? इसी के केशिकता के कारण होता है, ठीक है। लालटेन या लैंप में बत्ती तेल को ऊपर तक चढ़ा लेती है। यह भी केशितोक के कारण होता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर। आपने देखा होगा कि खेतों में क्या होता है? किसान क्या करते हैं कि जैसे ही बरसात होती है, बरसात के बाद क्या होते हैं? खेत जोत ले जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो खेत किसान जोतेंगे ना, उसमें क्या होगा कि जो उस पर एक कैसिता नली यानी परत चढ़ी होगी ना, वो उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है। वर्षा के तुरंत बाद किसान अपने खेत जोत लेते हैं। ताकि खेत जोतने से मिट्टी पर बनी केशिकता टूट जाती है, जिससे पानी ऊपर नहीं आ पाता, पानी ऊपर नहीं आ पाता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। उसके अलावा देखो, आपने देखा होगा सुई को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो सुई क्या होगी? पानी के ऊपर तैरती रहेगी, यानी वो पानी में डूबेगी नहीं। सुई को
पानी में डुबाने पर सुई पानी पर तैरती रहती है, सुई पानी पर तैरती रहती है। या आप ये मान लो कि आप कपड़े देते हो धोने के लिए, ठीक है, कपड़ों पर दाग या कुछ लगा हुआ होता है, उस दाग को किसके कारण हटाया जाता है? इसी के कारण, इसी गुण के कारण। मैले कपड़ों में से दाग को हटाना, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है इसके, एक एग्जाम्पल देखो, आपने देखोगा साबुन पानी में डुबाएंगे उसके जो बुलबुले होते हैं ना वो बड़े बनते हैं, वो किस कारण होते हैं? इसी के कारण। साबुन को पानी में डुबाने पर उसके बुलबुलों के आकार का बड़ा होना, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? केशकताओं के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो और क्या होता है इसमें। तो ये सब थे केशकताओं के उदाहरण, और आपका ये टॉपिक है ना यहीं समाप्त होता है, ठीक है।